स्वागत आहे टू मैग्नेटिक महाराष्ट्र। Come share in the richness of Maharashtra as one family, united by the collective vision of building a better tomorrow. G20, one earth, one family, one future. Magnetic Maharashtra. Your goals should scare you a little and excite you a lot. Today is 16th of January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, we should always try to expand. We should always try to find new horizons. Life is not about finding our limitations. It's about finding our infinity. Study full throttle. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स। इस पूरे कोर्स में यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन का सारा थ्योरी पार्ट इंक्लूडिंग रिवीजन, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड जो है वो है टेस्ट सीरीज। इसमें ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सी, ऐसा बोलते हैं ना, प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। जैसे आज से टेस्ट सीरीज का सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। सेक्शनल टेस्ट में हम क्या करेंगे, जैसे इंडियन पॉलिटी हमने अच्छे से पढ़ लिया लक्ष्मीकांत के थ्रू। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको हम टेस्ट करते हैं, उसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देख लिया 1773 टू से 1935 एंड इवन 1947 एटसेट्रा। अब इसके सवाल लगाते हैं। ये जो सवाल होंगे ये डिफरेंट एग्जाम से पिक्ड है, एनसीईआरटी के एग्जाम से पिक्ड, एनसीईआरटी बुक से पिक्ड है, और इनसे हमारा रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा और एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत अच्छा होगा। सिमिलरली जो पीवाईक्यू है, लास्ट क्लास में 2021 किया था, ये भी 1 पीवाईक्यू हम एवरीडे इस बेसिस में हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले पॉलिटी, बिकॉज हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है, सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस टेस्टिंग। ओके, this is telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. join. ये vocabulary है। blight का मतलब होता है blemish, blotch है, defect है, something that spoils the appearance or completeness of a thing. confederacies है मतलब फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन है। जैसे एक मराठा एम्पायर था, मराठा एम्पायर अभी महाराष्ट्र देखा, ये भी एक काइंड ऑफ कॉन्फेडरेसी था। कौन सी डिफरेंट कॉन्फेडरेसीज थी मराठा एम्पायर में, कैन यू टेल? प्रोलिक्स का मतलब होता है अति विस्तृत, यूजिंग और कंटेनिंग टू मेनी वर्ड्स। टिडियस है, लेंदी है, लॉन्ग वाइंडेड है, वर्बोसिटी है। फिकल है, फिकल मतलब अस्थिर नेचर है, अस्थिर है इंटरेस्ट, अफेक्शन, कैप्रीशियस, चेंजेबल, वेरिएबल। हमारे डिसीजंस ना कैप्रीशियस, फिकल नहीं होना चाहिए, फिकल नेचर नहीं होना चाहिए कि हम हर दिन नई बात कर रहे हैं। नो, वी शुड हैव सम स्टेबिलिटी।
हेल्थमैनशिप का मतलब होता है कुशाग्रता, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस टिपिकली इन अ पर्टिकुलर डोमेन, अस्ट्यूटनेस, अक्यूमेन। सो ये वोकैब वर्ड्स है आज के लिए, हेल्थमैनशिप, फिकल, प्रोलेक्स, कॉन्फेडरेसीज एंड ब्लाइट। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये क्विज नंबर 235 है। कुनबी डांस है गोवा का। ओडिसी डांस का जो प्रिकर्सर है, मतलब इससे पहले जो था, जो इवॉल्व होके ओडिसी डांस में बना, उसका नाम है गोटीपुआ। गुजरात में डांडिया होता है, छत्तीसगढ़ में पांडावनी होती है और चैरो डांस फॉर्म है मिजोरम का। आज के सवाल हैं, धूमल इज अ फॉर्म ऑफ डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट, विच स्टेट? धूमल। पाइका इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? मून वॉक। मून वॉक एक फेमस डांस मूव है, इट इज एसोसिएटेड विद विच, कौन से आर्टिस्ट का बहुत फेमस है मून वॉक? मून वॉक। अमजद अली खान साहब माइस्ट्रो विद विच इंस्ट्रूमेंट, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? पंडित भीमसेन जोशी जी इज एसोसिएटेड विद विच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक? तो कौन सा क्लासिकल है? इंडियन, हिंदुस्तानी है, कार्नेटिक है, कौन सा क्लासिकल म्यूजिक है? सो ये 5 सवाल है आज के लिए। आज का सी सेट है, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। ये एक सिचुएशन दिया हुआ है, अब आप इसमें क्या डिसीजन मेकिंग करेंगे, टेल। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी एक सिचुएशन दिया है, आप क्या डिसीजन मेकिंग करेंगे, अगेन टेल। दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस। आज 2 सवाल देखते हैं। मॉर्निंग 11 AM हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे बनी? आप इससे पहले जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वेगनर, उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता सकते हैं। फिर देन कम टू प्लेट टेक्टोनिक, डिफरेंट मेजर प्लेट्स कौन सी है, माइनर प्लेट्स कौन सी है, प्लेट के मूवमेंट्स कौन से हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, स्लाइड पास हो रहा है, ऐसे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सेकेंड, हमने हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में। सो प्रिपेयर नोट ऑन एनी 5 सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। किन्हीं 5 नाम को चुनिए और उनका थोड़ा डिटेल में, थोड़ा एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है एट्सेट्रा। जैसे राजा राम मोहन रॉय जी को चुनिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी है, ऐसे 5 सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस में करना चाहिए एंड यू कैन सबमिट योर आंसर टू दिस वेबसाइट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस योर सबमिशंस। अब हम आते हैं सोशल मीडिया अपडेट में। तो ये है भारत माता पेंटिंग बाय अबनिंद्रनाथ टैगोर जी। सी, अबनिंद्रनाथ टैगोर जी। तो अबनिंद्रनाथ टैगोर जी एक इंडियन पेंटर हैं और आपने ये पेंटिंग बनाया था 1905 में। 1905 जैसे फ्रांस का भी जो रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसके टाइम से क्या हुआ, नेशन स्टेट का थ्योरी आने लग गया और नेशन का सिंबॉलिक ह्यूमनाइज हम फॉर्म में उसको एसोसिएट करने लग गए। तो द इमेज शोज अ वुमन इन सैफ्रॉन हु इज ड्रेस्ड एज अ साध्वी एंड हु इज होल्डिंग अ बुक, पैडी शीव्स, a piece of white cloth and a रुद्राक्ष माला in her 4 hands। तो इस तरीके से पर्सोनिफाई किया गया। देन आप हैं थिरुवल्लुवर। थिरुवल्लुवर आप ग्रेट फिलोसोफर हैं, डिस्टिंग्विश्ड सेंट हैं, पोएट हैं। तो दिस इज थिरुवल्लुवर डे। आपके आइडियल्स, लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ एथिक्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटी, ये काफ़ी चेरिश, काफ़ी रिस्पेक्टेड है। इंस्पायर किया आपने राइटियसनेस को। नर हो ना निराश करो मन को, कविता किस कवि ने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जी, महादेवी वर्मा या फिर भारत भूषण जी ने। इन कवि को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की पदवी दी थी और साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो क्या आप बता सकते हो ये लाइन किसने लिखा है? नर हो ना निराश करो मन को, ये किस कवि ने लिखा है? आप हैं महादेव गोविंद रानडे साहब। आप ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे, स्कॉलर थे, जज थे। आपने एस्टैब्लिश किया था महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी एंड हुजूर पागा एंड वाज अ मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो महादेव गोविंद रानडे जी, जिन्हें जस्टिस रानडे के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने देश, समाज, धर्म के उत्थान के लिए भरपूर काम किया। ऐसी महान शख्सियत की पुण्यतिथि पर सादर नमन। आप हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी। रिमेंबरिंग द मोस्ट पॉपुलर इंडियन authors of all time on his death anniversary, he championed the cause of women and oppressed castes and played an active role in India's freedom movement. तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बंगाली ऑथर। आपका वर्क है जैसे देवदास,
परिणीता, आपने बहुत सारी लाइक फेमस मूवीज़ भी बनी है, इंडियन मूवीज़ वेरियस लैंग्वेजेस में। होम रूल लीग, इनके फाउंडर कौन है, क्या आप बता सकते हैं? ए, बी, सी और डी। सही जवाब क्या होगा? ये है आई स्टैंड्स फॉर ग्रीन रेजोल्यूशंस फॉर लाइफ में इंसेंटिवाइज करो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन। सी टेक्नोलॉजी इज गुड, बट हमें टेक्नोलॉजी का स्लेव नहीं बनना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का मास्टर बने रहना चाहिए। प्रमोटिंग इन सीटू रिसाइकलिंग ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट एज वेल एज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज इन इंडस्ट्रीज। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन करो, टेक्नोलॉजी सो ऑसम। क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ करो ताकि रिन्यूएबल एनर्जी, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिले। इंसेंटिवाइजिंग टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन। सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब आज द हिंदू की छुट्टी है, तो लेट अस डिस्कस इंडियन एक्सप्रेस। सी इंडियन एक्सप्रेस भी बड़ा ऑसम न्यूज़पेपर है, द हिंदू भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। द आइडिया इज़ हमें एक कोई न्यूज़पेपर देख लें, नेशनल न्यूज़पेपर, और उसको हम रेगुलरली फॉलो करें। बिकॉज न्यूज़पेपर तो डिफरेंट हो सकते हैं, बट न्यूज़ तो सेम ही होगा ना, कंटेंट तो सेम ही होगा, न्यूज़ जो जनरेट हो रही है, बन रही है न्यूज़, वो भी सेम ही होगी। तो आज नहीं तो कल सारे न्यूज़पेपर, सारी न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो मन में ऐसा नहीं लाना चाहिए कि वी आर फॉलोइंग दिस न्यूज़पेपर तो कुछ मिस आउट हो रहा है। आई एम डूइंग दिस एवरी डे, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग। और इस एग्ज़ाम को भी मैंने बहुत पास से देखा है, ऐसा कोई लॉस नहीं होता है। आप कोई एक पेपर चूज़ करो, उसको रोज़ पढ़ो, आपका सारा पार्ट कवर हो जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ओके, आज हम इंडियन एक्सप्रेस देख लेते हैं। सी दिस इज ऑल्सो वेरी गुड न्यूज़पेपर। कुमार बिरला जी विलिंग, गवर्नमेंट वांटेड हिम फॉर 1 more year बट IMA बोर्ड वोटेड टू गेट अ न्यू चेयरमैन। तो ये कुमार मंगलम बिरला साहब हैं। अभी आप IIM अहमदाबाद के दिस बोर्ड में कंटिन्यू नहीं है, अब नहीं होंगे, एक नया चेयरमैन अभी आएगा। लेट अस सी। अब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। 68 यहाँ पे नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ। अब ये बहुत बड़ा सवाल भी उठा रहा है नेपाल एयरलाइंस में कि जो सेफ्टी है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। प्लस अक्सर जो हायर एल्टीट्यूड में जो जोन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे रनवे जो होता है वो बहुत बड़ा करने का स्कोप नहीं होता, शॉर्टर रनवे होता है यहाँ पे अक्सर पहाड़ी एरिया में। इंडिया में भी कुछ जगह है जैसे नॉर्थ ईस्ट में, हिमालयन वगैरह स्टेट्स में रनवे लैंडिंग टेक ऑफ का मतलब एरर ऑफ मार्जिन नहीं है, वहाँ पे एरर ऑफ मार्जिन बहुत कम है। यू हैव टू बी लाइक वेरी लाइक एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें वेल ट्रेंड पायलट्स चाहिए, जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो वेल मेंटेन्ड होने चाहिए। सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ जो भी टेक्निकल फ्लॉज हैं उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, सेफ्टी प्रोटोकॉल, प्रोसीजर्स एट्सेट्रा हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। तो दिस इज देयर, एयर सेफ्टी इज पैरामाउंट। Then this is guess what's pulling more Indian students to the US? Clue, it's not engineering. तो अक्सर विदेश में पढ़ने जाते हैं, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस डिग्री, इसके नंबर भी बड़े हैं। सी ये सारा नंबर देखिए। अब जैसे फॉरेन स्टडी के लिए जा रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल लाइफ साइंस, सोशल साइंस, सारे डिफरेंट सेक्शंस में फॉरेन स्टडी में यहाँ स्टूडेंट्स जा रहे हैं। देन ये बात है, हाई इंटरेस्ट कॉस्ट में फोर्स आरबीआई टू कट डिविडेंड टू गवर्नमेंट। अब देखिए होता क्या है, आरबीआई बैंक का भी सरकारी बैंक है, बैंक्स का भी बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, अगर जैसे कुछ इसके पास पैसा है, सारी ऑपरेशनल कॉस्ट निकालने के बाद, एक बफर रखने के बाद जो एक्सेस मनी होता है, आरबीआई उसको हैंड ओवर कर देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अच्छी खासी इनकम भी होती है फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई जो पैसा ऑपरेशंस में पैसा उसने बनाया वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पास ऑन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक इनकम भी होती है। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। अब जैसे कोई एक बैंक है एचडीएफसी, उसने आरबीआई में पैसा जमा कराया, तो आरबीआई उसको उस पैसा जमा कराने के कारण इंटरेस्ट देगा। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आरबीआई का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया। सेकंड, जो फॉरेक्स भी वोलेटाइल हो रहा है, तो इससे क्या हुआ, रुपी थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ। तो आरबीआई के पास अब और थोड़ा पैसा आफ्टर ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग कंसिडर करने के बाद कम बच रहा है, तो वो अब सरकार को कम पैसा देगा। तो सरप्लस अवेलेबल विद द आरबीआई फॉर ट्रांसफर और द आरबीआई डिविडेंड टू द यूनियन गवर्नमेंट इस बार कम रहेगा बिकॉज हायर एक्सपेंडिचर हुआ है बैंक्स का, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, और सरप्लस लिक्विडिटी रखने के लिए अभी खर्चे ज़्यादा हो गए, तो अभी बचत कम हुआ, तो सरकार को कम पैसा ट्रांसफ़र होगा।
Lower dividend could be due to higher interest payment to banks which park their surplus liquidity in the reverse repo window. Repo reverse repo दोनों बड़ा है. इसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स हैं. सेंट्रल बैंक के पास रुपी का डेप्रिशिएशन भी हो गया डॉलर के अगेंस्ट और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा, बॉन्ड प्राइसेस भी ड्रॉप हो गया, यील्ड बढ़ा. तो द पॉइंट इज आरबीआई का जो मार्जिन है वो इस बार कम रहा है, तो सरकार को वो अब कम पैसा ट्रांसफर करेगा, डिविडेंड कम होगा. देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. अब ये नेक्स्ट है लेसन्स इन यूक्रेन वॉर. सी जिस दिन यूक्रेन वॉर चालू हुआ डे 1 से आई एम टेलिंग यू, ये यूक्रेन वॉर में पूरे वर्ल्ड की ऑल द आर्म्ड फोर्सेस इस पे बहुत केयरफुली इसको स्टडी कर रही है. बिकॉज ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि वॉर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. टैक्टिक्स जो होती है स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने का. बिकॉज आर्म्ड फोर्सेस भी ना एक बहुत थोरो स्टडी करना पड़ता है यहाँ पे. इसके स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इवन आप ऑफिसर बन जाते हो तब भी बहुत टाइम आपको स्टडीज में लगाना पड़ता है सो दैट यू कैन स्टडी वॉर आर्म्ड फोर्सेस एज अ डिसिप्लिन. तो अभी यूक्रेन वॉर को सब बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं कि फ्यूचर रेडी होना बहुत ज़रूरी है. आर्मी को थोड़ा लीन मीन टाइप होने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना भी ज़रूरी है, इफेक्टिवनेस बढ़ाने की ज़रूरत है. तो इस तरीके से जैसे इंडिया ने इवैक्यूएट करवाया था इंडियन स्टूडेंट्स को, और अभी 75th आर्मी डे भी सेलिब्रेट हुआ ASC बेंगलुरु में. 17 SSB बैंगलोर भी यहीं पर है, मैं यहाँ से रिकमेंड हुआ था 17 SSB बैंगलोर, ऑल इंडिया रैंक 2. सो द पॉइंट इज ये जो फौज को भी क्या करना है, हमें मॉडर्न आर्मी चाहिए, मॉडर्न फौज चाहिए. तो अभी यूक्रेन प्रेसिडेंट से भी हमारी बात हुआ, पुतिन से भी, जो बाइडन से, एवरीबॉडी, हमने पीस को आगे बढ़ाने की बात कहा है. और ये जो आर्मी डे होता है, आर्मी डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो खुद कर्नाटका से थे और अब 15 जनवरी को इंडियन चीफ यहाँ पे आ गया था. तो इंडियन फील्ड मार्शल KM करियप्पा आ गए थे, नो मोर ब्रिटिश. सो दैट इज़ वाई इसको हम आर्मी डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. ओके तो अभी था 75th आर्मी डे. आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे साहब ने भी यहाँ पे एड्रेस किया और हर जगह बात यही है, आर्मी को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना है और एफिशिएंट बनाना है. स्विफ्ट फोर्सेस होनी चाहिए, स्विफ्ट एंड मोबाइल. देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क और दिस इज एडिटोरियल. यहाँ बात है कोऑपरेटिव्स का. कोऑपरेटिव्स होते हैं और कंपनीज होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? कोऑपरेटिव्स भी प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे, कंपनीज भी प्रॉफिट करने की कोशिश करेगी. पर कोऑपरेटिव में क्या होता है, एक वो गुडविल फैक्टर आता है. गुडविल फैक्टर इन द सेंस कोऑपरेटिव्स में बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स है, दे आर देमसेल्व्स द ऑनर ऑफ दैट कोऑपरेटिव. यहाँ जो भी डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा हो रहा है वो सब जॉइंट डिसीजन मेकिंग हो रहा है, स्टेक होल्डर्स है इनके. तो यहाँ कलेक्टिवनेस ज़्यादा होती है. कंपनी में इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा हो सकता है, बट कोऑपरेटिव इज मोर अबाउट कलेक्टिवनेस. और इंडिया का जिस तरीके का सेटअप है, जैसे रूरल कोऑपरेटिव, अर्बन भी होते हैं, कोऑपरेटिव्स का बहुत पोटेंशियल है. सो दैट इज़ वाई ये कोऑपरेटिव्स फंडामेंटल राइट्स में भी हैं, DPSP में भी कोऑपरेटिव्स के बारे में लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज एटसेट्रा, हर जगह कोऑपरेटिव्स को हमने मेंशन किया है. अब कोऑपरेटिव्स जो मॉडल है, जैसे अमूल का एग्जांपल हम देखते हैं, investor owner eventually see capital appreciation and highest possible prices for the share. He may want to sell or pledge to raise further money. देखिए, अगर कोई आपकी कंपनी या फिर कोऑपरेटिव में भी फंड्स आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो अपने फंड्स को बढ़ता हुआ देखना चाहेगा. तो ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव है तो मतलब देयर इज़ अ गुडविल, बट एट द सेम टाइम ये कोऑपरेटिव्स भी वेल मैनेज्ड होने चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी इनका एक क्राइटेरिया होना चाहिए. प्रॉफिटेबल होना कोई बुरी बात नहीं होती, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, अदरवाइज बिजनेस नहीं हो पाता है, इकोनॉमिक्स नहीं हो पाती है. इकोनॉमिक्स तभी बैठती है जब वो प्रॉफिटेबल होता है. तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, कोऑपरेटिव्स को भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, सोशल सर्विस भी करना है, बट एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबल भी होना है. तो कोऑपरेटिव्स जो होते हैं, कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, ज़्यादा जो शेयर होल्डर्स हैं उनका स्टेक ज़्यादा है, कोऑपरेटिव मेंबर्स का ज़्यादा है. इस आर्टिकल में जो प्राइमरली बात किया है वो ये हुआ है कि कोऑपरेटिव्स का जो मैनेजमेंट है, कई बार क्या होता है कोऑपरेटिव्स के मैनेजमेंट में हमने जैसे ब्यूरोक्रेट्स को बैठा दिया. अक्सर जो IAS होते हैं, अक्सर यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी होता है कि दे ऑफन डोंट डू दैट वेल, और उनको सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ नहीं होता उस पर्टिकुलर डोमेन का.
तो IS एज एन इंस्टीट्यूशन कई बार इनको बोला जाता है दे आर इनएफिशिएंट, इनएप्ट है। ये जो स्टील फ्रेम है इसमें जंग लग रहा है, कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो अमूल के मॉडल में भी देखा कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना ज़रूरी नहीं है कि हम ब्यूरोक्रेट से ही लेके आए, वो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से भी बिलोंग कर सकता है। ये कल्चर भी हमें आगे बढ़ाना है। तो जैसे कंपनीज और कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, दोनों को प्रॉफिटेबल होना है, जो उनका स्टेक होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स है, सबके लिए प्रॉफिट लाना है। अब जैसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, इसने 36.4 लाख फार्मर्स से मिल्क प्रोक्योर किया है, तो इनकी लाइफ में वेल्थ ऐड किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब फार्मर ओनर है, इट इज़ द प्राइस जो मिल्क का उन्हें मिलता है। तो अगेन जैसे प्रॉफिट अगर हम कमा रहे हैं तो इट शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। जो वेल्थ है इट शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, 39B एंड 39C, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो कोऑपरेटिव्स के थ्रू अच्छे से हो पाता है। जैसे मिल्क फार्मर्स काफ़ी अच्छा इन्होंने वेल्थ क्रिएट किया है अपने कोऑपरेटिव के स्टेक होल्डर्स के लिए। अब इसका जो मैनेजमेंट है, तो इसमें जैसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, अमूल ऑर्गेनाइजेशन में थे, काफ़ी अच्छा इनका दिस मैनेजमेंट सिस्टम रहा है, और इसने एक बहुत अच्छी डायरेक्शन दिया से अमूल को या कोऑपरेटिव को। सिमिलरली ISRO में भी प्रोफेसर सतीश धवन थे, देन कलाम साहब एटसेट्रा, इन्होंने काफ़ी अच्छा डायरेक्शन सेट किया। नो, तो द पॉइंट इज़ कि ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को हेलीकॉप्टर करें वहाँ पे, और ब्यूरोक्रेसी के कारण जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रगल करने पड़े लग जाए। तो फार्मर एम्पावरमेंट होना चाहिए और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी होना चाहिए, वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी के लिए। तो द पॉइंट इज वाइट रिवॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। इट डज नॉट हैव अ फुल टाइम चेयरमैन टुडे इवन वाइल दिस। सो द पॉइंट इज कि ब्यूरोक्रेसी हैज टू बी देयर, बट एट द सेम टाइम ये प्रोफेशनलिज्म और कॉम्पिटेंसी इग्नोर नहीं होनी चाहिए। द क्राइसिस ऑन अवर रोड्स है, दिस इज लाइक रोड जो क्रैश फैटेलिटीज होती है इसको कम किया जाए। ये न्यू ग्लोबल ऑर्डर है, G20 समिट है, उसके बैकड्रॉप में रेगुलर टॉक्स है जो हम डेली बेसिस में देखते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड इज चेंजिंग, दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इट इज़ नॉट यूनिपोलर, इट इज़ नॉट बायपोलर, इट इज़ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और हमारा नॉन अलाइनमेंट भी अब नॉन अलाइनमेंट पर से नहीं रहा है, अब ये स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, अभी G20 की मेंबरशिप है, हमारी प्रेसिडेंसी भी है, कोविड-19 से हम उबर रहे हैं, रशियन वॉर यूक्रेन भी हो रहा है, ग्लोबल साउथ का से नहीं है, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो इन सब में इंडिया के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड को शेप करने का, वर्ल्ड की वैल्यू सिस्टम ऑर्डर को शेप करने का। और जैसे रशिया, चाइना, US, यूरोप, जापान, कंट्रीज़ जैसे जापान, जर्मनी, ये फिर से रीमिलिटराइज हो रही है, मिलिटराइजेशन की फिर से रेस की टेंडेंसी आ रही है। इस पूरे बैकड्रॉप में इंडिया के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी भी है कि G20 में इंडियन वैल्यू सिस्टम जो है उसको आगे बढ़ाए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ग्रुप 77 भी है, डिफ़िकल्टीज आर देयर। तो जो नॉन रिप्रेजेंटेटेड हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया, एशियन कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो विनर्स थे उन्होंने शेप किया। आज इतना टाइम हो गया, इसको बदलने की ज़रूरत है। तो दिल्ली नीड्स अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। प्रैक्टिकल सेंस होना ज़रूरी है, एक वेल डिफाइंड क्राफ्टेड हायरार्की होनी चाहिए इंडियन प्रायोरिटीज़ की ग्लोबल स्टेज पे। ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा है, रिवर सूत्रा, यहाँ पे बताया हुआ है रिवराइन टूरिज्म, जैसे अभी शिप्स है और हमने रिवर टूरिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, नेशनल वाटरवे 1 एटसेट्रा। ये एक बहुत अच्छा स्कोप ऑफ लाइक टूरिज्म भी है और ट्रांसपोर्टेशन का भी बड़ा अच्छा माध्यम बन सकता है। जो रिवर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये चीपर भी होता है। ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सिंबॉलिक बूस्ट मिला। MV गंगा विलास फ्रॉम दिस वाराणसी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी लॉन्च किया, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी। तो इससे ये जो क्रूज होगा, गंगा क्रूज होगा, इससे टूरिज्म आएगा, रिवर वाटरवेज को भी एक बूस्ट मिलेगा। Kipling came to Gandhi's travel and the palace on wheel. The railway has been essential how travel is imagined Indian subcontinent में। ये जो गंगा विलास है, दिस इज अगेन क्रूज है, इसमें हम रिवर को भी सेम लेवल का एक डेजिग्नेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम अच्छा खासा टूरिज्म जनरेट होगा। प्लस थ्रेट क्या होता है रिवर में? रिवर में थ्रेट आता है सिल्टिंग का और पॉल्यूशन का। सिल्टिंग मतलब गाद जमने लग जाती है, रिवर उथली हो जाती है, उसकी डेप्थ कम हो जाती है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। अगर ये शिप्स में कुछ लीकेजेस हो गया, डैमेज हो गया, तो इसमें गैंगेटिक रिवर, डॉल्फिन एटसेट्रा डिफिकल्टी आएगी।
तो हमें अवेयरनेस भी फैलाना है, पैसेंजर्स भी लाइक लिटर करते हैं ये नहीं करें, और हमें एनवायरनमेंट का सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है, लोकल कम्युनिटी का भी। तो लार्जर लग्जरी इसके बाद स्टार्ट हो सकते हैं रिवरराइन टूरिज्म में, तो एक कंट्रोल्ड वे में भी इसको रेगुलेटेड वे में आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिस इज़ गुड, कनेक्टिविटी हो रहा है। केरला से हम सीख सकते हैं, केरला जिस तरीके से बैक वाटर्स को मैनेज करता है, इससे जॉब्स भी बनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक होगा, इकोलॉजिकली कॉन्शियस ट्रैवल हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज़ गुड, बट अगेन रेगुलेटेड होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज। द रूल्स ऑफ डिटैचमेंट है वाइस प्रेसिडेंट साहब एंड कोर्ट की। हमारा जो पार्लियामेंट है ना, जो इन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है वो ये बोलती है पार्लियामेंट इज़ नॉट सोवरेन। देन दिस इज़ जोशी मठ में डिफ़िकल्टीज आ रहा है, और इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रहा है, बट अभी भी वरी है ये क्या स्टेबल रहेगा, और जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, यूरोप में और यूएस में रेसेशनरी टेंडेंसी है, इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे। तो फिलहाल के लिए इन्फ्लेशन थोड़ा टेम डाउन हुआ है, बट इसमें स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा, और वी हैव टू बी लाइक वेरी वेरी केयरफुल। यही सब बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। कतर कॉनंड्रम है, इसमें कुछ इंडियन नेवी पर्सनल को यहाँ पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हुआ था। दिस न्यूज़ इज़ लाइक अभी इन डेवलपमेंट है, इसमें अभी कोई कमेंट पास नहीं करते हैं, लेट अस सी। देन दिस इज़ पर्सनल लॉ वर्सेस चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट। सी हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ स्टैंडर्ड जो लॉ है वो क्या बोलता है कि 21 ईयर्स का कम का मैरिज इज़ नॉट अलाउड, इज़ नॉट अलाउड, चाहे वो बॉय हो या फिर गर्ल हो, मैन और विमेन। बट एट टाइम्स क्या होता है, रिलीजियस या फिर रिलीजन के पर्सनल लॉज उसमें एक बैरियर बन जाते हैं। तो अभी ये डिबेट चल रहा है कि क्या हमें रिलीजियस लॉ कंटिन्यू करें, या फिर जो स्टैंडर्ड लॉज है जो बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रूफ्स पे हैं हम उसको इम्प्लीमेंट कराएं। तो बात ये हो जाती है कि एक तरफ फंडामेंटल राइट्स में राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, बट एट द सेम टाइम राइट टू इक्वालिटी भी है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ये भी बोलती है कि हमारा ओरिएंटेशन साइंटिफिक होना चाहिए, मॉडर्न आउटलुक होना चाहिए। दिस ऑल्सो हैज़ टू बी देयर। तो लेट अस सी अभी इसमें कोर्ट्स क्या डिसीजन लेती है। ये सारे इश्यूज अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है। Then Hong Kong resumed strike Ukraine, Israel protest and US troops 1 year after volcanic blast. Pacific Island nation है, 3 वर्ड है, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया। ये क्या होते हैं बताइए। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया, ये जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स हैं ना, इनका सी लेवल कम है, और यहाँ रिम ऑफ फायर वॉल्केनिक ओरिजिन भी है। तो जैसे अभी वॉल्केनिक ओरिजिन होता है, वॉल्केनिज्म आता है, अर्थक्वेक आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को यहाँ डैमेज होता है। तो यहाँ पे रीफ डैमेज हुआ है, और यहाँ का जो लाइवलीहुड है वो भी इम्पैक्ट हुआ है, वॉल्केनिक दिस टोंगा। ओके, देन लाइफ इंश्योरर्स डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बजट में नए नए प्रोविजंस आना चाहिए। यूपी एक टॉप गेमिंग डेस्टिनेशन की तरह उभर रहा है। आईटी कॉस्ट, इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट 1 मिलियन तक पहुंचा। और ये हो गया स्पोर्ट्स। सो ये तो हो गया द इंडियन एक्सप्रेस। नाउ लेट अस कम टू योर सबमिशंस। सो दीज आर योर सबमिशन सॉर्टेड बाय ओल्डेस्ट करते हैं। हमें इंडियन डायस्पोरा पे एक नोट तैयार करना था, बड़ा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन है। हम वैसे ही क्वेश्चन पिक करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी हो कॉन्सेप्ट का, लिखने में भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए, और ये एज अ टैम्पलेट हम बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस में भी यूटिलाइज कर पाए। तो जैसे आपने इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ा, अभी प्रवासी भारतीय दिवस भी था, और किन्हीं 5 इंडियन ओरिजिन के लोगों का उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन पे एक नोट तैयार कर लिया। अब ये एक टैम्पलेट है, आप इसको मल्टीपल जगह इस इंफॉर्मेशन, इस टैम्पलेट को यूज कर पाओगे। दिस इज वेरी यूटिलिटेरियन, गुड स्ट्रैटेजी। सो ये सबमिशन है आपके। अब देखो आशा ने कितना अच्छा आंसर लिखा है। सी इज सो गुड, राइटिंग, प्रेजेंटेशन, पॉइंट, कंटेंट, एवरीथिंग इज रियली रियली गुड। डायस्पोरा के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन बताया, सी एनआरआई, पीआईओ, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। ओवरसीज, जोग्राफिकल, सी डेटा भी आ गया। रेमिटांस मेंशन करना ज़रूरी था। अब ये सिग्निफिकेंस है 1 2 3 4 5 6, ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। फैंटास्टिक। अब आपने पर्सन चूज किए, जैसे आपने दिस चंद्रिका प्रसाद जी के बारे में बताया, वेरी गुड। सुंदर पिचाई के बारे में, सत्या नडेला, और 2-3 नाम बताओ, 5 नेम्स, ऑल राइट। सी वेरी गुड। अब सौरभ ने भी बहुत अच्छा लिखा है, इंडियन डायस्पोरा क्या होता है। अब देखो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। सिग्निफिकेंस बताया। अब ये कितना अच्छा डायग्राम है, दिस इज सच अ गुड डायग्राम, वेरी गुड। फिर 1 2 3 4 5, वेरी नाइस, वेरी गुड। एब्रप्ट एंडिंग नहीं, 2 लाइन कंक्लूजन। राज, दिस इज रियली गुड। सी
व्हाट इज डायस्पोरा, क्लासिफिकेशन, एनआरआई बताया, पीआईओ बताया आपने, गुड। फिर ये 1 2 3 4 5, वेरी नाइस। सी हरगोविंद खुराना साहब का भी बताया, एक्सेलेंट। 2 लाइन एंड से नहीं, एब्रप्ट एंडिंग नहीं। टाइप्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा, सी वेरी गुड। दीपाली, दिस इज गुड। फिर जैसे अब देखो फर्दर कैटेगराइज कर दिया, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियलिस्ट, इकोनॉमिस्ट। ये जो आर्ट है ना सेग्रीगेट करने का, बड़ी अच्छी आर्ट है, ये सीखना चाहिए। सेग्रीगेट करो चीज़ों को अलग अलग हेडर सब हेडिंग में। फिर आपने ये सारा यहाँ पे पॉइंट्स लिखे, गुड, वेरी गुड। नंबरिंग, वेरी नाइस। नंदिनी, दिस इज गुड। सी इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, स्टार्ट इज सो गुड। अब देखो प्रवासी भारतीय दिवस से कनेक्ट किया, एक्सेलेंट। इंडियन डायस्पोरा, एनआरआई। अब देखो मैप भी बना दिया, ब्यूटीफुल। मैप भी बना दिया, एक्सेलेंट। मैप बनाने से कॉपी अच्छी हो जाती है। 5 पीपल लिखा, अब एक कंक्लूजन भी लिखिए। कामिल, दिस इज गुड। आपने बताया डायस्पोरा क्या होता है, ओसीआई, एनआरआई, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। अब सी कल्पना चावला, सत्या नडेला, अजीत जैन, सुंदर पिचाई, सलमान रुश्दी। एक कंक्लूजन भी लिखो, कंक्लूजन भी ड्रॉ करो। धवल, दिस इज गुड। डायस्पोरा क्या होता है, स्कैन करते वक्त ना स्टेडी रखो, तो उससे क्या होगा, ऐसे ब्लर नहीं होगी, कॉपी ब्लर नहीं होगी फोटो खींचते वक्त। गुड, वेरी गुड। क्लासिफिकेशन एटसेट्रा, फैंटास्टिक। प्रियंका, दिस इज गुड। रीजंस बताए यहाँ पे, टैबुलेट किया, एनआरआई, बेनिफिट्स, इशू। अब देखो आपने इश्यूज भी पिक किए, दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड। इश्यूज भी, कफाला, डुअल सिटीजनशिप, वेरी नाइस। बहुत होलिस्टिक कॉपी होती है आपकी, आप पूरा टॉपिक ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, एक्सेलेंट, वेरी गुड। वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, अमेजिंग। चंदन, दिस इज गुड। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, फिर आपने करंट अफेयर्स का लेयर, एक लेंस बताया, वेरी गुड। प्रिज्म, डायस्पोरा क्या है, और ये 5 नाम, 2 लाइन कंक्लूजन। देन दिस इज सुप्रिया, दिस इज गुड। इंडियन डायस्पोरा, अपॉर्चुनिटीज, ये बड़ा अच्छा है सेक्शन है, अपॉर्चुनिटीज एंड वे फॉरवर्ड। फिर ये सारे नाम बताए आपने, वेरी गुड। इंदिरा नुई, 2 लाइन कंक्लूजन के भी। अब सी शुभांगी, दिस इज गुड, बहुत अच्छा कॉपी आपका। क्लासिफिकेशन बताया, ज्योग्राफिकल, दिस इज ब्यूटीफुल, वेरी गुड। सी देन आपने देन यहाँ पे 5 थीम्स बताया, ये थीम बहुत अच्छा है। करंट अफेयर्स, वेरी गुड। इनिशिएट, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कॉपी, वेल डन, वेल डन। नेहा, दिस इज गुड। सी एनआरआई, पर्सन्स ऑफ, तो सी कितना इंटरेस्टिंग हो गया, इन चीज़ों को पढ़ो, इंटरेस्ट डेवलप करो और उसको लिख भी लो, वेरी नाइस। सी दिस इज गुड। फिर ये सारे पॉइंट्स बताए, वेरी नाइस, वेरी गुड। और देखो कंक्लूजन भी ड्रॉ किया है, सी दीज लीडर्स आर बिल्डिंग अ लेगेसी, वेरी गुड, वेरी गुड। सैमुअल, दिस इज गुड। सी करंट स्टेटस बताया, करंट अफेयर्स, वेरी गुड। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, नंबर्स लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। ABCD भी कर सकते हैं, उससे क्या ऑर्गेनाइज लगता है। 5 पीपल भी बताए, 2 लाइन कंक्लूजन। सत्या, दिस इज गुड। डायस्पोरा क्या होता है, प्रवासी भारतीय दिवस, आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी होती है। स्टेटस ऑफ माइग्रेंट्स, करंट चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी, अभी जैसे इवैक्यूएट वगैरह भी कई बार हमें NRIs को करना पड़ता है। इनिशिएटिव्स, कंक्लूजन, और ये 5 नाम बताए, वेरी गुड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन कंक्लूजन भी, ओके। सो इस तरीके से आंसर राइटिंग करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।